हेलो दोस्तों, आप सभी को द उमंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज का ये जो वीडियो रहेगा ये बिहार एसआई के मेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलेगा कि जो हमारा एसआई का फॉर्म आने वाला है, जो एग्ज़ाम होगा, तो उसमें कैसे प्रश्न पूछते हैं, इसके माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है आपका। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आपका कि कवकों की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है। तो कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है आपका। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कवकों की कोशिका भित्ति आपका काइटिन की बनी होती है। ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये कोई मॉडल सेट का आपका क्वेश्चन नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व हमारे देश में जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वो हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है आपका। अरुणाचल प्रदेश हमारा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आपका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। और वही मैक्सिमम का जब बात करेंगे तो मैक्सिमम में हमारा बिहार राज्य जो है आपका, बिहार में सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। पहले वेस्ट बंगाल था, लेकिन जब झारखंड 2000 में 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ, तब से भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका बिहार बन गया। अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक और बात है कि यहाँ पे सूर्योदय सबसे पहले होता है, क्योंकि ये भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य होता है। तो अगर हम भारत का छोटा सा मैप देखते हैं मोटा मोटी, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा और गुजरात यहाँ पर पड़ता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में जो समय में कितने, सूर्योदय के समय में कितना घंटे का डिफरेंस होता है। तो सूर्योदय के समय में आपका 2 घंटे का डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों के बीच की जो दूरी है आपका 30 डिग्री है आपका। कितना डिग्री है। 30 डिग्री है। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फोर्थ क्वेश्चन जो होता है, एफ्ला 20 का उत्पादन जो होता है किसके द्वारा होता है। ये अभी सेट में, ये आपका प्रीवियस ईयर का है आपका। एफ्ला 20 का उत्पादन जो होता है किसके द्वारा। तो एफ्ला 20 का जो उत्पादन होता है वो होता है आपका कवकों के द्वारा। किसके द्वारा होता है। तो कवकों के द्वारा होता है। ठीक है, कवकों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। 5th नंबर जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो है आपका टोबिन टैक्स। टोबिन टैक्स किस पर लगाया जाता है आपका। ये कुछ शब्द होते हैं जो अर्थव्यवस्था से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे टोबिन टैक्स, ले ऑफ, गोल्डन हैंडशेक। तो उसी तरह से एक आपका टोबिन टैक्स है आपका। तो टोबिन टैक्स जो होता है ये आपका रुपया के लेन देन पर लगाया जाता है। जब इंटरनेशनल मुद्रा को, भारतीय मुद्रा को इंटरनेशनल, मतलब इस तरह के जो पैसा का अदला बदली होता है, तो वहाँ पर एक टैक्स देना पड़ता है। तो उसी टैक्स को हम टोबिन टैक्स के नाम से जानते हैं आपका। तो यहाँ पर लिख देते हैं मुद्रा लेन देन। मुद्रा लेन देन पर कौन सा टैक्स लगाते हैं। टोबिन टैक्स। उसी तरह से एक शब्द होता है आपका ले ऑफ। ले ऑफ का ये अर्थव्यवस्था का टेक्निकल वर्ड है। ले ऑफ का मतलब होता है कि जब किसी भी कंपनी में जब मंदी आती है तो उस कंपनी से कुछ कर्मचारियों को बाहर किया जाता है। तो उस समय जो कंपनियों को लोगों को बाहर किया जाता है, तो उस घटना को ले ऑफ बोलते हैं। उस घटना को क्या बोलते हैं आपका, ले ऑफ बोलते हैं। उसी तरह से एक होता है आपका गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक शब्द का तात्पर्य होता है आपका कि आपका जैसे किसी व्यक्ति का रिटायरमेंट का 60 ईयर्स है, तो एज होने से पहले ही जो रिटायर हो जाता है, जिसको VRS बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन हैंडशेक। तो यह जो गोल्डन हैंडशेक का जो नियम था हमारे देश में, सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक ने अपने बैंक में इम्प्लीमेंट किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर 6 हमारा क्वेश्चन है आपका, काटो और जलाओ कृषि भारत के किस राज्य में प्रचलित है और किस क्षेत्र में प्रचलित है। काटो और जलाओ, काटो और जलाओ, काटो और
जलाओ कृषि। जो काटो और जलाओ कृषि है ये भारत के आपका किस राज्य में होता है? तो काटो और जलाओ उस राज्य में, उस क्षेत्र में किया जाता है जहाँ पर जो भूमि होती है वो उपजाऊ नहीं होती है और कुछ समय के लिए एक स्थान पर कृषि करते हैं, फिर वहाँ की मिट्टी बंजर हो जाती है तो फिर वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, फिर वहाँ पर वो जंगलों की सर सफाई करेंगे और तब वहाँ पर पुनः कृषि करेंगे। तो यह जो है ऐसे कृषि देखने के लिए हमें नॉर्थ ईस्ट राज्यों में देखने को मिलती है। आपका किस राज्यों में? नॉर्थ ईस्ट राज्यों में देखने को मिलती है। तो ये आपका बहुत तरह से इसको पूछा जा सकता है। काटो और जलाओ कृषि जो होता है भारत के किस राज्य में, वहाँ पे राज्य दे देगा तो 3 ऑप्शन देगा, जैसे मान लीजिए कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और एक आसाम दे देगा। क्षेत्र देगा तो पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। तो वहाँ पर देखना होगा कि किस तरह से वो ऑप्शन दे रहा है आपका। तो ये नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में काटो और जलाओ कृषि होता है आपका। नेक्स्ट है हमारा कि संस्कृति और शिक्षा का उल्लेख, मतलब संस्कृति और शिक्षा का चर्चा संविधान के कहाँ किया गया है आपका? संस्कृति और शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा का उल्लेख जो है हमारे संविधान में कहाँ किया गया? तो हमारे संविधान के आर्टिकल जो होता है 29 और 30, वहाँ पर है आपका संस्कृति और शिक्षा का चर्चा किया गया है आपका। आर्टिकल 29 और 30, ये जो आर्टिकल 29 और 30 थे ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आते हैं, मतलब मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और मूल अधिकार जो होता है हमारा, एक मिनट देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको इधर मिटा देते हैं। जो हमारा संविधान है, संविधान में जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार का बड़ा रोल है आपका। मूल अधिकार, मूल अधिकार जो है हमारे संविधान के भाग 3 में है आपका। भाग कहाँ पर है? भाग 3 में। भाग 3 को ही मैग्नी कार्टा के नाम से जानते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। भाग 3 को क्या कहते हैं? मैग्नी कार्टा, क्योंकि ये जो है आपका मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार के हनन होने पर कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन होता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकता है? हाँ, वो सत्र न्यायालय और हाई कोर्ट के बदले वो डायरेक्ट उच्च न्यायालय जा सकता है आपका। तो एक ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ऊपर से 1-2 क्वेश्चन मिटा देते हैं, 7 क्वेश्चन हो गया है। चलिए देखते हैं आपका 8 क्वेश्चन है आपका कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त कौन सा अंग्रेज लेकर के आया था आपका? रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन लेकर के आया था? तो रैयत शब्द का आप सबसे मतलब समझते हैं कि रैयत शब्द का मतलब क्या होता है आपका? तो रैयत शब्द का मतलब होता है आपका किसान। रैयत शब्द का मतलब होता है किसान। तो इसमें क्या था? ये एक भू राजस्व के व्यवस्था, मतलब टैक्स व्यवस्था। इसमें अंग्रेजों ने क्या किया था कि जो टैक्स वसूली का अधिकार था वो सीधे किसानों को दे दिया था कि डायरेक्ट किसान ही जो है अंग्रेजों को टैक्स दे देंगे, अपना मतलब जो लगान है इसमें कोई बिचौलिया नहीं होगा। तो इसीलिए इससे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं और यही भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित था, मतलब सबसे ज़्यादा भूभाग पर यह आपका आया था रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसको लेकर के आया था आपका रॉबर्ट मुनरो। और सबसे पहला इसका इम्प्लीमेंट जो हुआ था आपका मद्रास प्रांत में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का सबसे पहला इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ था? तो मद्रास। ठीक है, कौन किया था? रॉबर्ट मुनरो। और रैयत का शब्द का मतलब ही होता है आपका किसान, जिसमें किसान डायरेक्ट टैक्स देते थे अंग्रेजों को। अब हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, अगर उसमें कुछ विवाद हो जाता है तो उस विवाद का निपटारा कौन करेगा? संसद करेगा या सर्वोच्च न्यायालय करेगा? तो राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर इसका कौन देखरेख करेगा? तो ये आपका करेगा आपका सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसका कौन करेगा? आपका सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो अभी जो हमारे राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, तो वो भारत की कौवी राष्ट्रपति हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है या दरोगा का, तो उसमें पूछा जाएगा कि जो द्रौपदी मुर्मू है वो भारत की कौवी राष्ट्रपति हैं। तो जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं आपका, द्रौपदी मुर्मू वो जो है हमारे भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वो भी 15वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जगदीप धनखड़ जी जो हैं आपका, वो भारत के वाइस प्रेसिडेंट है। वो भारत के वाइस
प्रेसिडेंट है, तो वो भारत के 14 नंबर के प्रेसिडेंट है। कितने नंबर के प्रेसिडेंट है? 14। तो 14 नंबर पे उपराष्ट्रपति, 15 पे राष्ट्रपति और 15 पर प्रधानमंत्री। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद होगा तो कौन देखेगा? आपका सर्वोच्च न्यायालय देखेगा, ना कि संसद देखेगा। चलिए फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि आपका पादशाहनामा के लेखक कौन था? आपका पादशाहनामा, पादशाहनामा, पादशाहनामा के लेखक कौन है? आपका पादशाहनामा एक होता है आपका बादशाहनामा, इस तरह से 2-3 पुस्तक हैं आपका। तो पादशाहनामा के लेखक है आपका अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है। पादशाहनामा के लेखक है आपका अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। आपका गांधी सागर बांध जो है आपका किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध किस नदी पर है आपका? तो चंबल नदी पर है। कौन सी नदी पर है भैया? तो चंबल नदी पर है आपका गांधी सागर बांध। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। उसी तरह से हम धीरे नेक्स्ट आगे देखते हैं। आपका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा कि निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले भारत के कौन से एक, मतलब कि एक ऐसे राष्ट्रपति जो हुए अभी तक हमारे अभी ऊपर पढ़े थे कि 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, तो इसमें से 15 में से एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध चुने गए, तो उनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ था। तो निर्विरोध चुने जाने वाले, निर्विरोध चुने जाने वाले प्रेसिडेंट कौन है आपका? कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। तो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद जी एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 वर्षों तक कार्यकाल पूरा किए हैं। उनके सिवा अभी तक कोई भी दूसरे टर्म के लिए राष्ट्रपति नहीं चुने गए हैं। आपका 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली कौन लेकर गया था? तो बाजार नियंत्रण, ये आपका एक क्वेश्चन है आपका, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये आपका मिडिएवल मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित है। तो कौन सुल्तान ऐसा था कि जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लेकर के आया था? तो ये खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। और उसका उत्तराधिकारी होता है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है आपका, अलाउद्दीन खिलजी, यह जो है आपका लेकर के आया था बाजार नियंत्रण प्रणाली, ताकि बेईमानी ना कर, माने इस तरह बाजार नियंत्रण का मतलब ही होता है कि बढ़िया से सुचारू रूप से बाजार को चलाया जाए, कोई भी बिना टैक्स दे कोई टैक्स ना चुराए, इस तरह का। चलिए नेक्स्ट है हमारा 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन है आपका कि आत्मीय समाज का गठन कौन किया था? आपका आत्मीय सभा का गठन, आत्मीय सभा का गठन कौन किया था? तो आत्मीय सभा का गठन, ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत सारे एग्जामों में देखने को मिलेगा। तो आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय किए थे। कब किए थे राजा राम मोहन राय? राजा राम मोहन राय, ये आपका 1815 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पितामह के नाम से भी जानते हैं। सती प्रथा का विरोध इन्होंने ही किया था। तो इन्होंने हमारे समाज में बहुत सारे परिवर्तन लेकर के आए थे। तो इन्होंने ही आत्मीय समाज का गठन कहाँ किए थे? 1815 में। और इनका संबंध जो है आपका वेस्ट बंगाल, मतलब ये बंगाल में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है आपका। 15 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा जो विधेयक होता है, जिसे कि एक संसद जो हमारा होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि संसद में 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र और तीसरा होता है आपका शीतकालीन सत्र। तो अभी आपका जो चल रहा है वो मानसून सत्र चल रहा है और आपका नवंबर दिसंबर के आसपास में उस समय आपका शीतकालीन सत्र चलता है। तो जब सत्र चलता है तो उसमें आपका विधेयक पेश किया जाता है। कुछ विधेयक धन विधेयक होते हैं, कुछ विधेयक साधारण विधेयक होते हैं। तो धन विधेयक जो होता है आपका, धन विधेयक राष्ट्रपति के
से पहले ही परमिशन ले करके वह लोकसभा में पेश किया जाता है। तो एक यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है कि धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, तो धन विधेयक जो होता है आपका सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाएगा। ठीक है, तो धन विधेयक कैसे मतलब क्या होता है, तो धन विधेयक जो होता है किसी बजट होता है, जो पैसा से संबंधित होता है, कहीं पर कटौती होता है, माने पैसे के संबंधित वो विधेयक होता है इस तरह का। और एक होता है आपका साधारण विधेयक, तो साधारण विधेयक जो हमारा होता है वो संसद के कहीं पर भी पेश किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं पर भी पेश किया जा सकता है। तो साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है आपका अधिकतम, तो साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है आपका, तो अधिकतम 6 माह तक रोक सकता है। 6 माह से अधिक वो साधारण विधेयक को राज्यसभा रोक नहीं सकता। तो यही था आपका एक छोटा सा हमारा वीडियो। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।